हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट आरएस यूट्यूब चैनल। तेजस मैगजीन के 4, 5, 6 अगस्त के विवरण को आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। न्यू बीबीएनएल और बीएसएनएल का विलय हो गया है। ठीक है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के साथ विलय को मंजूरी हो गई है। ठीक है। अब बीएसएनएल सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा और संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा। देख लेते हैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बारे में। इसको भारत नेट के नाम से जाना जाता है और भारत नेट परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में कार्य करता है। संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग की तरह कार्य करता है। स्पीड कम लग रही हो तो आप 1.5 करके देख सकते हैं। यह राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर्स नेटवर्क की स्थापना, प्रबंधन और संचालन में शामिल है। इसके तहत भारत में 2,50,000 ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 100 MB पर सेकंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहती है। ठीक है। ये भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के बारे में हो गया। ठीक है। कंटेंट पूरा तेजस सिविल आरएस की मैगजीन से है। नेक्स्ट चलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। बीएसएनएल के बारे में देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2000 को स्थापित हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये दूर संचार विभाग के स्वामित्व में कार्य करता है। प्रसार भारती के बारे में देख लेते हैं। यह भारत का सार्वजनिक प्रसारक है। मुख्यालय दिल्ली में है। यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसे 1997 में स्थापित किया गया है। ठीक है। दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है इसमें। ठीक है। जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई थी। नेक्स्ट चलते हैं, एयर इंडिया के बारे में देख लेते हैं। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया। टाटा समूह द्वारा अधिग्रहित, ठीक है, अधिग्रहित हो गई है। टाटा समूह की स्थापना 1932 में स्थापित है। 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। एयर इंडिया के नए CEO और MD कैंपेविल विल्सन है। विस्तारा एयरलाइंस के बारे में देख लेते हैं। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम है। हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये देखो उस टाइम का क्वेश्चन था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के इसमें है तो मैं जो लास्ट में रिवीजन कराता हूँ उस टाइम पे कवर कर लूँगा, आज या अगले दिन। अब ये देखिए, भारत और राजस्थान में रामसर स्थल के बारे में देख रहे हैं। भारत के रामसर स्थल, रामसर कन्वेंशन की स्थापना यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में की गई। भारत ने इस पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 में किए हैं। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व राष्ट्रीय कार्रवाई को प्रदान करता है। भारत और चीन के पास अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ की सबसे बड़ी संख्या है। राजस्थान में आर्द्रभूमि कौन सी है? सांबर लेक है। ठीक है। और भरतपुर का केवला देव। ठीक है। जयपुर में साबर सॉल्ट लेक है। हाल ही में भारत से 15 स्थलों को शामिल किया गया है रामसर स्थलों में। ठीक है। टोटल 64 हो गए हैं अब। ये देखिए रामसर स्थल नए जो जोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश में सांख्य सागर आर्द्रभूमि और सिरपुर आर्द्रभूमि जोड़ी गई है। तमिलनाडु में करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवारम मैंग्रोव, पूंतकुल पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदयमंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और वेलोड पक्षी अभ्यारण्य और बेम्बूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये तमिलनाडु से ली गई है रामसर साइट्स। और मिजोरम से पाला आर्द्रभूमि, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। उड़ीसा 7 कोसिया गार्ड, ये एक एक जिनसे जोड़े गए हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गोवा, गोवा से नंदा झील। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। कर्नाटक से रंगनाथी टट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। ये 4 हो गए। अब ये देखिए उस टाइम का क्वेश्चन है, कौन सी झील को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की किस कौन सी झील को? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल कंटेंट एकदम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग बना गया है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पेंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र को उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए तिरंगा उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट,
तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। इनके बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के थे और 1921 में श्रेय दिया जाता है इनको, स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है तिरंगे की डिजाइन का श्रेय। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 1921 में कराची में कांग्रेस की कमेटी में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। नोट देख लेते हैं। मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने 1907 में जर्मनी में एक भारतीय ध्वज को फहराया। ठीक है, विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला ये पहला राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज था। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज 3:2 लंबाई चौड़ाई। 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति की अध्यक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अनुच्छेद 51 ए में इसके अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, ये कुछ एक्ट्स बताए गए हैं इसमें। अब देखो, हाल ही में सरकार ने घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इसमें कुछ संशोधन किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन करके राष्ट्रीय ध्वज को रात में भी फहराया जा सकता है। पहले केवल सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच में ही तिरंगा को फहराया जा सकता था। राष्ट्रगान जनगण मन है अपना। ठीक है, मूल गीत जनगण मन बंगाली में लिखा गया था, लेकिन एक संस्कृत बोली में साधु भाषा के रूप में जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1970 के दशक में लिखी गई एक बंगाली कविता है, जिसे उन्होंने 1882 के उपन्यास आनंद मठ, जो 11वीं शताब्दी के सन्यासी विदों पर आधारित है, में शामिल किया। नेशनल असेंबली द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। कविता को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया। अब देखिए 2021 का एक क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। ठीक है, जब राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है, राजकीय पुष्प पूछा गया है राजस्थान का। नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमी का पोर्शन। एफडीआई के बारे में, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई साल 2021-22 में सिंगापुर से आई है। ठीक है, देखते हैं। और सर्वाधिक एफडीआई भेजने वाले देश सिंगापुर सबसे पहले पे, फिर अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त वाले क्षेत्र कौन सा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर सेवा क्षेत्र, उसके बाद ऑटोमोबाइल। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली। पहले नंबर पर कौन है? कर्नाटक। ठीक है, अब विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई 2021-22 के वित्त वर्ष में इकट्ठी प्रवाह में 76% की वृद्धि हुई है। ठीक है, व्यापार में देख लेते हैं। भारत का 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। दूसरा संयुक्त अरब अमीरात है। प्रेषण रेमिटेंस 87 बिलियन इन 2021 में। संयुक्त राज्य अमेरिका समग्र विश्व के लिए प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, भारत को रेमिटेंस भेजने वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड। 2021 में प्रेषण वाले शीर्ष भारतीय देश थे मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। 2021 में 87 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन है, मैं रिवीजन में करा दूंगा कल, अभी थोड़ा टाइम कम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन व कार्य और संरचना। हाल ही में सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ये देखिए, ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। संथानम समिति की सिफारिश से 1964 में संकल्प के माध्यम से गृह मंत्रालय के तहत स्थापित। इसमें अध्यक्ष व 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त नहीं हो सकते। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 4 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। भ्रष्टाचार रोकथाम और सतर्कता प्रशासन सामान्य अधीक्षण का प्रयोग करके एक शीर्ष ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतर्कता आयोग अधिनियम सीबीसी अधिनियम 2003 अधिनियम को सीबीसी की वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो ये एक्ट कौन सा है? ठीक है, अधिनियम कौन सा है? ये 2003 का। स्वतंत्र निकाय है, ये केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। दिवालियापन विकृत दिमाग दुर्बलता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक, कार्य देख लेते हैं।
सीबीआई के कामकाज पर निगरानी रखता है, यानी सीबीआई पीसीए 1988 के तहत भ्रष्टाचार संबंधी मामलों को देखता है। सीबीएस सीबीआई के अधीक्षक का कार्य करती है। निम्नलिखित संस्थानों और निकाय या व्यक्ति सीबीसी से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार, लोकपाल व विसल ब्लोअर। ये क्वेश्चन था, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश 297 हो गई, समिति की सिफारिश पर। ठीक है। पेरिस समझौता। हाल ही में भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को अपडेट किया है। पेरिस समझौते के प्रावधानों के अनुसार देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए उच्च प्रतिबद्धता बनाने के लिए हर 5 साल में शर्तों का उद्यतन मतलब अपडेट करने का प्रावधान है। 2015 के भारत के एनडीसीज हैं। इसमें 3 प्राथमिक हैं। अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% कम करना है। 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से स्थापित विद्युत शक्ति को 40% तक करना है, 40% प्राप्त करना है। अतिरिक्त वृक्ष व वृक्षारोपण के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त संचयी कार्बन सिंक बनाना है। ठीक है। अद्यतन अपडेटेड जो जलवायु शपथ क्या है, इसमें भारत अब सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों का लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति को स्थापित क्षमता का भी लक्ष्य रखेगा। अब देख लेते हैं जीवन पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुंजी के रूप में भारत के ने एनडीसीज को जोड़ा है। पेरिस समझौता। ठीक है। इसमें कुछ नियम शर्तें थी। 2021 में था ये COP 2021 ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम सीमित करने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास का लक्ष्य रखा गया था। UNFCCC की सदस्यों की बैठकों को पार्टियों के सम्मेलन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में जाना जाता है। COP 1 जो था वो बर्लिन में हुआ था और COP 26 जो लेटेस्ट था वो ग्लासगो में हुआ है। ठीक। और आगे वाला मिस्र में होगा 2027 COP 27। अच्छा, अब देख लेते हैं कि जो ग्लासगो शिखर सम्मेलन में भारत के पंचामृत कौन से हैं। पंचामृत बोला गया है इनको 5 स्टेटमेंट्स को। भारत को 2030 तक अपने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक मिल जाएगी। भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा। भारत 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2030 तक 45% तक कम कर देगा और 2070 तक नेट जीरो इमिशन हासिल करेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं रिवीजन में। ये देख लेते हैं, कुछ हथियार देख लेते हैं। हेल फायर R9X मिसाइल है ये देख लीजिए आप। ओसामा बिन लादेन। अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल करते हुए अलकायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किया था इसका प्रयास। ठीक है। AGM-114 RNX या निंजा मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है इसे। ठीक है, निंजा मिसाइल के रूप में जाना जाता है। ओसामा बिन लादेन का नाम पुराना था और भी ले गया था मैं इसको देख के थोड़ा। डोंग फैंग 11 बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में ताइवान के पास चीन द्वारा परीक्षण किया गया इसका। नेपच्यून यूक्रेन की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये। हिमरास हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूएस का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यूएस ने इसे यूक्रेन को निर्यात किया है। आपको पता ही है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चलता ही रहा है, विवाद जो चल रहा है। किंजल रूस का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिरकॉन रूस का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, दोनों ही हैं रूस के ही। सरमत मिसाइल रूस का सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 18,000 किलोमीटर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, महाद्वीपीय मिसाइल है। थर्ड, अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है S-400 ट्रायम्फ
रूस द्वारा विकसित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, हाल ही में भारत ने इसे आयात किया है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, गति 2.8 मैच। दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट टाइप, हाल ही में एंटी शिप संस्करण का परीक्षण किया गया, भारत और रूस द्वारा इसे संयुक्त रूप से बनाया गया। अग्नि 6 11,000 से 12,000 किलोमीटर, भारत की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, अंतर महाद्वीपीय। पिनाका गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज पिनाका, भारत का मल्टी रॉकेट लॉन्चर है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नामिका नाग मिसाइल वाहक है। हेलिना एंटी टैक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर संस्करण है ये। नूरी दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष रॉकेट। बराक इजराइल की सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है ये, इजराइल की है। AGW-183 संयुक्त राज्य अमेरिका की ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल है ये क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ था, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ठीक, कुछ योजनाएं देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लॉन्च किया गया और प्रीमियम राशि 436 रुपये पर वर्ष पर ईयर। ठीक है, इसमें दुर्घटना बीमा योजना में पात्रता 18 से 70 वर्ष की आयु व व्यक्तिगत बीमा कवर, आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये और मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, इसमें 2015 में लॉन्च किया गया इसे भी, और पहले 12 रुपये था इसका एनुअल प्रीमियम, अब 20 रुपये हो गया है। ठीक है, पात्रता 18 से 70 और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये व मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये। सुकन्या समृद्धि योजना, प्रीमियम राशि इसमें न्यूनतम सीमा 250 पर वर्ष, अधिकतम सीमा 1.5 लाख पर वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 लाख थी पहले, 10 लाख हो गई है लिमिट। अब 1 मई 2021 से प्रभावी 5 लाख कवर बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। दुर्घटना बीमा 5 लाख। योजना का आदर्श वाक्य सभी के लिए स्वास्थ्य, और इसमें पैकेजों की संख्या है 1797। निःशुल्क क्षेत्र श्रेणी के लाभार्थी कौन कौन है इसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत लाभार्थी, SSCC सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत परिवार, कोविड के दौरान बेसहारा व असहाय परिवारों के लिए, और छोटे और सीमांत परिवार के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। विभिन्न सरकारी बोर्डों विभागों बोर्डों सरकारी कंपनियों निगमों के अनुबंधन के कर्मियों के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि जो है वो 850 रुपये। देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 11 फरवरी 2022 को जयपुर में लॉन्च किया गया। इसे कवरेज 2 साल तक के बच्चों के लिए, नियमित टीका, ठीक है, 9 प्रकार के रोग कवर किए गए इसमें। मिशन इंद्रधनुष 24 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉन्च कब किया गया था? 19 नवंबर 2020 को। 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य में लागू। गर्भवती महिला को 5 चरणों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान 2.0 कोटा में राजस्थान में लॉन्च किया गया है ये। एक परिवार की एक गर्भवती महिला और लड़कियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए लक्ष्य है। 3,000 तक का लक्ष्य रखा है इसमें। गर्भवती महिलाओं को 17 किलो संतुलित आहार की किट उपलब्ध कराई जाएगी। निरोगी राजस्थान अभियान में देखिए, ये 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। कवरेज क्या है इसमें? महिला, किशोर स्वास्थ्य, संचारी और गैर संचारी रोग, खाद्य अपमिश्रण, प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम आदि। स्वस्थ बेटी अभियान 24 जनवरी 2022 को बानसूर अलवर में लॉन्च किया गया है। बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, क्वेश्चन करा दूंगा मैं कल रिवीजन में। और कुछ रोग देख लेते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कामधेनु डेयरी योजना, इसमें ऋण के रूप में 90% लागत सरकार द्वारा दी जाएगी और कर्ज के ब्याज पर सरकार 30% सब्सिडी भी देगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। पशुधन बीमा योजना, बीमा अवधि 1 वर्ष, सभी पशुपालक योजना के पात्र होंगे। हाल ही में राजस्थान ने योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया है। राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना लॉन्च 1 जनवरी 2017 को हुई। आकस्मिक मृत्यु के लिए 5 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 2.5 लाख का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। इससे भारत
को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया इसने, और राजस्थान दुग्ध उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पे है यूपी के बाद। ठीक है जी, वर्जिन कुरियन जी है। ठीक है, वर्गीज कुरियन। लॉन्च किया गया बजट 2022-23 में। ठीक है, अभी कृषि बजट भी लॉन्च हुआ था इस बार पहली बार। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत डेयरी में बेचे जाने वाले प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये प्रोत्साहन देने की घोषणा की। नेक्स्ट देख लेते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, ये कुछ पशुओं में होने वाले रोग हैं। एफएमडी पशुधन की एक गंभीर अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। ये वही पशुओं में सुअर, भेड़, बकरियों, मवेशियों और अन्य खुर वाले जुगाली करने वाले जानवरों को प्रभावित करता है। ब्रूसीलोसिस, ठीक है, ये भी एक जीवाणु जनित रोग होता है, मुख्य रूप से मवेशी, सुअर, बकरियों, भेड़, कुत्तों को संक्रमित करता है। मनुष्य आमतौर पर संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क के माध्यम से दूषित पशु उत्पादों को खाने या पीने से वायु जनित एंजेटो को सांस में लेने से रोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांठदार त्वचा रोगी, लंपी स्किन डिजीज, ये एक वायरल संक्रमण है जो मवेशियों या भैंसों में होता है, मुख्य रूप से मच्छरों मक्खियों के काटने से होता है। ये देखिए लक्षण, लंपी स्किन डिजीज है, बुखार, आंखों व नाक से तरल पदार्थ का निकलना, दाढ़ टपकना, खाने और चबाने में समस्या। भारत में पशुधन स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भी शामिल है ये। ठीक है, ये जूनोटिक रोग से संबंधित क्वेश्चन आया था अभी 2021 में। तो और जो क्वेश्चन है जो मैंने 3 अगस्त का जो रखा है रिवीजन के तौर पे, आज थोड़ा लेट हो गए और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं आगे नेक्स्ट जो भी जैसे 7 अगस्त की जो भी पीडीएफ आएगी तो उसके साथ में रिवीजन करा दूंगा क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चन साथ में रहे हैं आरएस के वो भी करा दूंगा। तो आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।